वो एंट्री करता है थर्ड लेयर में, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। फिर यहाँ पे मसल्स, जॉइंट्स, बोन्स एंड द कनेक्टिव टिश्यू लाइक ब्लड सेल्स, देन डर्मिस। तो इस तरह से वो और पहले से सेकंड लेयर में और थोड़ा डीप गया, अभी उससे और डीप जाएगा तो वो थर्ड लेयर में जाएगा। और थर्ड लेयर में जब ये डिजीजेस हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेयर से डिजीज ट्रैवल हुआ इन द थर्ड लेयर थ्रू द सेकंड लेयर, अब यहाँ पे वो एक तो सोरा में भी हो सकता है या फिर यहाँ पे गियर चेंज कर सकता है, दैट इज द माइजम चेंज फ्रॉम सोरा टू साइकोसिस। तो थर्ड लेयर में जब जाएगा तो हो सकता है पेशेंट को जॉइंट्स पेन्स हो रहे तो वहाँ पे स्वेलिंग भी आए, या फिर नोड्यूलर स्वेलिंग, या फिर वहाँ पे इफ्यूजन हो जाए जॉइंट में, तो दिस इज द साइकोसिस, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इज साइकोसिस। तो सोरा से साइकोसिस में भी हो सकता है, या फिर सिपिलिटिक में भी जा सकता है, या फिर सोरा में भी रह सकता है। तो ओनली इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स होगा, रेडनेस आया, पेन आया और निकल गया, दिस इज द सोरा टू सोरा। फर्स्ट लेयर से थर्ड लेयर में सोरा में गया, लेकिन वहाँ पे जरूरी नहीं, अगर पेशेंट में साइकोसिस, जेनेटिकली साइकोसिस अगर सेकंड लेयर पे प्रोमिनेंट है, सेकंड स्टेज पे प्रोमिनेंट है, तो वो वहाँ पे माइजम चेंज करेगा, क्योंकि डोमिनेंस किस माइजम का है उस पर डिपेंड करता है। पेशेंट सोरा से साइकोसिस में जा सकता है, या फिर साइकोसिस की स्टेज बहुत ही शॉर्ट होके पेशेंट डायरेक्ट सिपिलिस में भी जा सकता है, सिपिलिटिक जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो फिर वो डायरेक्ट जंप करेगा थर्ड लेयर से सेवंथ लेयर पे, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पे। तो इस तरह से डिजीज सप्रेस होके सिंपल लेयर से वो डीप टिश्यूज में लेयर्स में जाएगा। तो जो थर्ड लेयर है कनेक्टिव टिश्यू, मेसोडर्म कनेक्टिव टिश्यू, वो फोर्थ लेयर में फिर डिजीज ट्रांसफर होगा, ट्रैवल करेगा थर्ड लेयर से फोर्थ लेयर, दैट इज द ऑर्गन्स, मेसोडर्म। सो मेसोडर्म का फोर्थ लेयर है ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में फिर पूरे विसरल ऑर्गन्स इस लेयर में आएंगे, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, किडनीज, लिवर, लंग, ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो जब थर्ड लेयर से डिजीज ट्रैवल होके फोर्थ लेयर में जाता है, तो यहाँ पे हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लिवर का भी सिरोसिस टाइप प्रॉब्लम हो सकता है, लंग्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है। देन किडनीज में जैसे कि रीनल फेल्योर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लाइक दिस। सो जैसे जैसे हम डिजीज को सप्रेस करते जाते हैं थ्रू एंटीबायोटिक्स, थ्रू रॉन्ग होम्योपैथिक मेडिसिन, थ्रू एनी आयुर्वेदिक मेडिकेशन, लॉन्ग टर्म ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकेशन, क्योंकि वहाँ पे पूरा क्वांटिटी डोजेज होते हैं और डिजीज को जो एक एनर्जी है उसे सप्रेस करके वो डीप उस टॉक्सिक मटेरियल को लेके जाता है। सो दिस इज द फोर्थ लेयर डिजीज सप्रेशन। अब फोर्थ लेयर में आप देखो जो ऑर्गन्स दिए, सबसे पहले दिया है डर्मिस। तो डर्मिस में जैसे कि सोरियासिस, क्योंकि ये स्किन के जस्ट नीचे डीप लेयर होता है, दैट इज द डर्मिस, इसमें सोरियासिस। तो सोरियासिस ये इसके इरप्शंस आपको स्किन पे दिखेंगे, लेकिन सोरियासिस ये डिजीज है फोर्थ लेयर का। देन मसल्स, टेंडन्स, देन बोन्स, जॉइंट्स, लाइक दिस। देन ब्लड इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड के जितने भी सेल्स है ये इसमें आएंगे फोर्थ लेयर में। तो इसी तरह से सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस से डिजीज सप्रेशन होगा। देन फोर्थ लेयर से फिफ्थ लेयर में डिजीज ट्रैवल होगा, दैट इज द एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में आपको मिलेगा जितने भी एंडोक्राइन ऑर्गन्स है, थायराइड, पेनक्रियाज, सो डायबिटीज, थायराइडाइटिस। तो इस तरह से डिजीज ट्रैवल हुआ फिफ्थ लेयर में, एंडोक्राइन में। अब यहाँ पे
मोस्टली साइकोटिक डिजीज आपको 5th लेयर के मिलेंगे, जैसे कि थायराइडाइटिस एंड डायबिटीज़। तो ये लॉन्ग टर्म के डिजीज़ होते हैं, लॉन्ग टर्म तक पेशेंट मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि स्लो साइकोसिस मोस्टली यहाँ पे होता है 5th लेयर में, और स्लोली उस डिजीज़ को वो सप्रेस करते जाता है। तो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म तक जब मेडिसिन ले जाते हैं तो उसके बाद पेशेंट जाता है 6th लेयर, दैट इज़ द न्यूराइटिस, डायबिटीज़ न्यूराइटिस, थायराइडाइटिस जो ऑटोइम्यून बन जाता है। उसके बाद 6th लेयर से फिर जैसे कि जो नर्व प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि पैरालिसिस हो गया, उसके बाद पेशेंट 7th लेयर में जाता है, दैट इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, और जो irreversible diseases. So first layer ectoderm, then second layer, then third layer connective tissue, then 4th layer organ, then 5th layer endocrine, 6th layer nervous cells, neurons, nervous system, and the 7th is genes. तो इस तरह से डिजीज ट्रैवल करता है डीप डीप डीप। तो दिस इज द चार्ट ऑफ 7 लेयर सेपरेशन चार्ट। तो इस की जेरोक्स आपके टेबल पे हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर आपके सामने है तो आपको समझ में आएगा कि डिजीज़ कौन से लेयर का पेशेंट लेके आया, और फिर उसे किस तरह से हम फर्स्ट लेयर पे लाते हैं और हमें लाना है। तो उस तरह से आप पेशेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद आपको क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है। जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो पेशेंट के माइंड में एक अलग सा इम्प्रेशन बन जाता है कि वाओ, हमारा डॉक्टर कितना नॉलेजेबल है, इन्होंने ये जो पहले बता दिया और उस तरह से अगर फॉलो हो रहा है तो उसमें और पेशेंट के माइंड में हमारा इम्प्रेशन बनते जाता है। तो और उसके इफ़ेक्ट पेशेंट को बहुत अच्छा आते हैं और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आते हैं, क्योंकि पेशेंट को अगर वो चीज़ फॉलो हो रही, वो देख रहा है, वो उसे अज्यूम कर रहा है, उसे ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो उसका फेथ हमारे पे ऊपर बढ़ जाता है। फिर आप उसे एसएल क्यों ना दो तो वो पेशेंट को रिज़ल्ट आता है, क्योंकि टोटल डिपेंड करता है उसके फेथ पे, उसके ट्रस्ट पे। और जो ट्रस्ट उसके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगा, तो जैसे ही वो पॉजिटिवली सोचते रहेगा कि नहीं, मेरा डॉक्टर बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, नॉलेजेबल डॉक्टर है, और वो जो बोलते हैं वो वैसा ही हो रहा है, तो इट इज़ अ बहुत अच्छी बात होती है क्योर प्रोसेस के लिए। तो इसीलिए आप ये चार्ट हमेशा अपने टेबल पे रखिए और इसे डेली देखना है, क्योंकि ये अगर फॉलो हो रहा है तो आप इजीली हेरिंग्स लॉ पेशेंट में देख सकेंगे। पेशेंट हेरिंग्स लॉ अगर आपको मिलता है तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे मेडिसिन से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, मैं बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी अगर पॉजिटिविटी बढ़ती है तो रिजल्ट आना 100% श्योर है, क्योंकि आप अगर अंदर से पॉजिटिव है तो वो ही इफेक्ट पेशेंट के ऊपर आपको दिखेगा, तो पेशेंट का उतना फेथ, उतना ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली वो एक नहीं 10 पेशेंट आपके पास भेजेगा। इसीलिए आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए आपको हर चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चार्ट है वो हमें स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी, पावर देता है। अगर ये हमारे सामने, हमारे माइंड में है, तो आप जरूरी नहीं कि आप हर बात को ऐसा माइंड में भर के ही रखो, नहीं, आप किस टेबल के सामने ऊपर रख दो और हर बार उसे देखो, देख के भी बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पेशेंट को उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि पेशेंट आपके पास सुनने के लिए आता है, और पेशेंट की एक अंदर से, मन में से एक इच्छा होती है कि हमारे डॉक्टर ने हमारे साथ बहुत अच्छी बात करने को ना, हमारे को बताने को ना कि है आपका डिजीज़ क्योर होगा करके। तो हम जब पेशेंट को विश्वास दिलाते हैं तो वो पेशेंट के अंदर कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। अरे नहीं, हमारे डॉक्टर ने बोला है कि 100% अच्छा होगा, तो वो होगा ही। जब वो इस तरह से सोचने लगता है तो अल्टीमेटली वहाँ रिजल्ट आता ही है। इसीलिए सबसे पहले अगर हम नॉलेज बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो इस तरह से ये 7 लेयर चार्ट यहाँ पे सर ने लेयर बाय लेयर आगे के पेजेस पे
एक्सप्लेन किया है, उसके हर डिजीज़ को इसमें सर ने बताया है, कौन सा डिजीज़ कौन से लेयर में आता है, कौन सा ऑर्गन कौन से लेयर में आता है, और अकॉर्डिंग टू माइजम सोरिक डिजीज़ कौन से, साइकोटिक डिजीज़ कौन से, ये सब सर ने यहाँ बताया है। आप इसे ज़रूर एक बार वापस से पढ़ लीजिए। पूरा बुक एक बार आप रिवाइज करेंगे तो 100% आपको फिर बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप ये हमने रीड किया है, ईच एंड एवरी वर्ड हमने रीड किया है यहाँ पे, और बहुत अच्छा इस बुक का सेशंस हमारे हुए हैं। और उसका पहला सेशन का वीडियो मैंने YouTube पे डाला है, और बहुत से डॉक्टर्स ने हमारे ग्रुप से उसे लाइक भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी आगे वीडियोस आते रहेंगे उसके। अभी ये बुक के पूरे वीडियोस में एक दो दिन बाद डालते जाऊंगा, वो आते जाएंगे, क्योंकि 2 दिन बाद इसलिए कि आपको वीडियो देखने का पूरा टाइम मिले। आप उसे अच्छी तरह से देखिए। जिन डॉक्टर्स के सेशंस मिस हुए वो YouTube से उसे देख सकते हैं, लेकिन जब आप भी इसे देखेंगे तो हर बार उसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने और फ्रेंड्स के साथ जो इस ग्रुप में नहीं है, और लेकिन टाइम की वजह से या फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से सेशंस अटेंड नहीं कर पाते। आप उनके ग्रुप पे या फिर उनके व्हाट्सएप पे या फिर उनके फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उन पे टेलीग्राम पे उनको ये लिंक शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ये बुक के लिए। बहुत अच्छा बुक है, इससे मेरे लाइफ में मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे इस बुक के नॉलेज की वजह से मिले हैं। बहुत अच्छे पेशेंट्स मैंने इससे क्योर किए हैं। बहुत नॉलेज देने वाला बुक है। इसे आप हमेशा अपने पास रखिए और इसे पढ़ते जाइए। बीच बीच में अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपके प्रैक्टिस में आपको जो भी डिफ़िकल्टीज़ आते हैं वो इस बुक से सॉल्व होंगे। आपको अल्टीमेटली उसमें से आपके डिफ़िकल्टी का रीज़न सॉल्यूशन 100% मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि डॉक्टर विजय कर सर की 2nd डेथ एनिवर्सरी कल ही हो चुकी है, और सर को हमारी तरफ से ये श्रद्धांजलि है इस पूरे सेशंस की, इस रीडिंग की, और सर के इस वर्क की वजह से हमें बहुत कुछ हमारे लाइफ में मिला। सर जहाँ कहीं पे भी है, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर जो हमारे गुरु है, वो जहाँ कहीं पे भी है, भगवान गॉड उनके आत्मा को शांति दे। बस यही प्रे करके हम आज का सेशन यहाँ स्टॉप करेंगे, और परसों मैं आपको इस बुक के नॉलेज पर ही एक बहुत ही अच्छी केस, जो बहुत ही आपने देखा होगा ग्रुप पे, उसका पोस्टर शेयर किया है, आप देख सकते हैं। उस छोटी सी नन्ही सी 11 मंथ की बेबी को कितने सारे डिजीजेस थे, वो डिजीजेस कैसे चुटकी में क्योर हुए और इतनी अच्छी वो हो गई कि अभी वो 16 इयर्स की है और एकदम ओके है, हेल्दी है। तो ये केस बहुत ही एक्सलेंट केस है, जिस केस ने मुझे 2nd बोनिंगहाउसन ट्रॉफी दिलाई थी। बहुत अच्छी केस है। परसों बुधवार को मैं वो केस आपको प्रेजेंट करूँगा, आपके सामने उसे हम बुधवार के सेशन में उसे दिखाएंगे। बहुत अच्छी केस है, इसे बिल्कुल मिस नहीं करना। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो आज इस सेशन को अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनको सबको बताइए कि बहुत अच्छी केस है। इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इतने सीवियर और इतने इमरजेंसी केस, जो इतने सीवियर डिजीजेज उसको है, और ये इतनी अच्छी केस किस तरह से सॉल्व हो गई। जो एलोपैथ ने उस केस को रिफ्यूज कर दिया था, घर पे लेके जाओ, बोले ये पेशेंट बच ही नहीं सकती, ये अगर बच भी गई उसके नसीब से तो ये कुछ ना कुछ एबनॉर्मल रहेगी, मेंटल रिटार्डेड रहेगी, ये नॉर्मल हो ही नहीं सकती। ये चैलेंजली कहा था पेशेंट के पेरेंट्स को, और वो बच्ची आज
12th क्लास में है, 12th पढ़ रही है। कितनी अजीब सी बात है, कितनी वंडरफुल बात है ये कि एक पेडियाट्रिक इस तरह से बताता है और वो केस कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाती है। तो ये बहुत एक्सलेंट केस है, ये हम परसों दिखाएंगे। कल हमारा क्लास नहीं हो सकता है, कुछ रीज़न है, क्योंकि कल मेरे बेटे की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए मैं कल नहीं आ पाऊँगा। तो हम वेडनेसडे को इस केस को दिखाएंगे और वेडनेसडे के बाद हमारे क्लासेस रेगुलर रहेंगे, क्योंकि इसके बाद जो हम बुक शुरू कर रहे हैं वो है एक्यूट का। और एक्यूट ये बुक करने के बाद आपको तो बहुत कुछ मिलने वाला है कि एक्यूट केसेस कैसे सॉल्व करना। और मतलब मोस्टली डॉक्टर्स को प्रॉब्लम जाता है एक्यूट केसेस में, क्योंकि एक्यूट में रेमेडी फाइंड आउट नहीं कर पाते। एक आधी बार रेमेडी मिल भी गई तो पेशेंट को रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि सिम्टम सिवेरिटी उतनी होती है। जैसे कि सिंपल फीवर की केस हो तो फीवर अगर 104 के ऊपर बढ़ गया तो पेशेंट नहीं रुकेगा, वो डॉक्टर चेंज कर देगा, या फिर हमें ऐसा लगता है कि कहीं दूसरा प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ कन्वर्जेंस ना आ जाए या फिर कुछ और ना कॉम्प्लिकेशन हो, इसलिए हम भी उसे रेफर कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा एक्यूट में कॉन्फिडेंस वीक होते जाता है बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ नॉलेज। तो ये बुक से थ्योरी ऑफ एक्यूट से आपको एक्यूट डिजीजेस कैसे हैंडल करना, कैसे क्योर करना, इसका 100% नॉलेज मिलेगा। और आप ये बुक रीडिंग के बाद बहुत अच्छी तरह से एक्यूट केसेस सॉल्व कर पाएंगे। तो सबके पास एक्यूट बुक थ्योरी ऑफ एक्यूट ये होना ही चाहिए, क्योंकि थर्सडे से हम वो बुक स्टार्ट करेंगे। तो थर्सडे से वो बुक आप के पास 3 दिन है, 3 दिन में आप वो कहीं से भी वो बुक लाइए, नहीं होगा तो किसी फ्रेंड से लेके उसकी जेरोक्स कीजिए और वो बुक आपके सामने रखना। बहुत अच्छी बुक्स है, इसमें कुछ 2 पार्ट है इस बुक के। तो फर्स्ट पार्ट थ्योरी का है और सेकंड पार्ट मेडिसिन्स दिए है। सर ने मेडिसिन्स में इतने अच्छे मेडिसिन्स के पॉइंटर्स दिए, कुछ नियर अबाउट 60 मेडिसिन्स उसमें हैं और 60 मेडिसिन्स के सर ने पॉइंटर्स दिए हैं। वो पॉइंटर्स हमें ढूंढने होते हैं पेशेंट में और वो इजीली मिलते हैं, खाली वो पॉइंटर्स हमें पता होने चाहिए। अगर वो पॉइंटर्स पता है तो हम इजीली रेमेडी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसके दोनों पार्ट, थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट, दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक आप सभी को लाना है और ये जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो वो बुक सामने रख के आपको भी उसमें पढ़ना है, देखना है। ओके, सो आज इस बुक के लिए, थ्योरी ऑफ सेपरेशन के लिए, किसी को कोई डिफ़िकल्टी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बताइए, हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम 10 मिनट क्वेश्चन आंसर्स पे लेंगे। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है क्वेश्चन से तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने वीडियो देखा, उसे लाइक किया, उसके लिए अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। यस, फोर्थ लेयर में इसमें आएगा डर्मिस के बाद। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो 4th लेयर में आती है। आप देखो, आपको 4th लेयर में ही दिखेगी। और आपके पास जो बुक है ना, उसका एडिशन देखिए कब का है। वो अगर फर्स्ट कुछ डेज का ही होगा, फर्स्ट कुछ ईयर्स का होगा तो फिर वो हो सकता है बाय मिस्टेक वहाँ पे आया है, लेकिन वो 4th लेयर में आता है। लिम्फ whole lymphatic system is in 4th layer. Yes, 130 पेज पे दिया है। ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिम्फ दिया है ना। यस, तो 4th लेयर में आता है एक्चुअली ये। तो जो एंजियोब्लास्ट वगैरह सेल्स होते हैं ना, वो 4th लेयर में आते हैं, क्योंकि अर्टिकेरिया इट इज अ स्किन डिजीज बट इट कम्स इनटू 4th लेयर बिकॉज ऑफ दिस लिम्फेटिक सिस्टम, एंजियोब्लास्टिक सेल्स। यस,
थैंक यू। यस, और किसी को कुछ पूछना है? अगर किस या हाँ, जो यस, जो ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स और जो कार्डियक से जो भी अयोर्टा ये सब निकलते हैं ना, ये टोटली फोर्थ लेयर में आते हैं। और जो कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे कि क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रोफिल्स और WBCs, RBCs, इट कम्स इनटू थर्ड लेयर कनेक्टिव टिश्यू। और जितने भी वेसल्स है, दैट कम्स इनटू फोर्थ लेयर। देखो, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, ये सेवंथ लेयर में जाएंगे। जी, और जो हार्ट के डिजीजेज होते हैं, जैसे कि माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स या फिर जो ASD VSD होते हैं, ये फोर्थ लेयर में आएंगे। यस यस यस, यस यस यस, यस। एक्चुअली सेकंड लेयर में आना चाहिए नेजल पॉलिप, लेकिन वो हेलो, हाँ, नेजल पॉलिप एक्चुअली सेकंड लेयर में आना चाहिए एंडोडर्म में, लेकिन नेजल पॉलिप की अगर आप पूरी पैथोलॉजी पढ़ेंगी, उसमें अगर कुछ ऑर्गन इन्वॉल्व है तो फिर वो थर्ड लेयर या फिर फोर्थ लेयर में जाएगा। कौन से टाइप के सेल्स है आप पहले पैथोलॉजी में देखो। यस, आप पढ़ो ना उसके पैथोलॉजी में, नेजल पॉलिप आप देखो इस पे गूगल पे, नेजल पॉलिप में, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं नेजल पॉलिप्स का, लेकिन वो अगर उसमें कोई टिश्यू रहता है, कनेक्टिव टिश्यू रहता है, तो थर्ड लेयर में जाएगा, राइट। यस, सेकंड लेयर, clearly there are linings, that is the second layer. यस, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन डॉक्टर कंसे ने पूछा है। तो हम सबसे पहले अभी इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में कि देखो, हमने फर्स्ट बुक में थ्योरी ऑफ सेपरेशन में पढ़ा है ना वैक्सीनेशंस। तो हमारे माइंड में एक्चुअली जो जितने भी हम लोग प्रिडिक्टिव होम्योपैथी फॉलो करते हैं, सबके माइंड में ये है कि वैक्सीनेशंस आर बहुत ही डेंजर, बहुत ही बैड, सबके माइंड में है ना। हम कभी इसको अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। आप देखो अब मैं ये इसमें जितने भी एजेड पर्सन्स है लाइक मी, तो हमारा वैक्सीनेशन हुआ है ना, सभी का हुआ है, तो सभी उसकी वजह से कुछ सफर कर रहे हैं। ओके निकलने दो ना, और कितने और 100 निकलने दो, लेकिन हमने भी तो कुछ ना कुछ लिए है कि नहीं? तो हम कितना सफर कर रहे हैं उससे? बहुत ज़्यादा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि 100% वैक्सीनेशन बैड ही है करके बुराई है, करना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है उस कॉन्स्टिट्यूशन पे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज़ को सेंसिटिव है कि नहीं, है ना। हर बच्चे को तो वो उससे कुछ सप्रेशन हो रहा नहीं है, हर बच्चे को हो रहा है क्या? नहीं। जो बच्चे उस चीज को सेंसिटिव है, उस फॉरेन प्रोटीन्स को, फॉरेन एंटीबॉडीज को सेंसिटिव है, उन्हें ही कुछ ना कुछ होगा, राइट। लेकिन हर किसी के लिए वो बैड नहीं है, राइट। क्योंकि आप देखो उसकी वजह से भी कितने सारे डिजीज इरेडिकेट हुए हैं। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जब ये थे डिजीजेस, तब वो मास क्वांटिटी में ये वैक्सीनेशन हुआ, तब जाके ये हुआ ना, इम्यूनिटी बढ़ी उस चीज़ के लिए, और ऑटोमेटिकली वो वायरसेस डिसअपियर हो गए, है ना, डिस्ट्रॉय हो गए, इसीलिए वो इरेडिकेट हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये कुछ लेवल तक, कुछ हद तक ये गुड भी है, लेकिन हमें ये चीज फाइंड आउट करना है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेके आया है, तो वो उस चीज को सेंसिटिव था कि नहीं था। अगर था तो 100% उससे कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है, और वो बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन हुआ, ये हमें पहले फाइंड आउट करना है, और वो फाइंड आउट करने के बाद हमें उसके लिए रूब्रिक लेना है, फिर वो केस हम 100% क्योर करेंगे। लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूशन उसकी वजह से ही अफेक्ट हुआ ऐसा नहीं है। हमें हर